नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अंत तक बने रहे हमारी वीडियो के साथ। तो देखें क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ये आपको पता ही है सभी को, संधि कहते हैं। ठीक है ना, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न नंबर 2 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताना। देखो वहां जो आपका अभी रीट होने वाला है उसमें लगभग संधि विच्छेद या संधि के बारे में जरूर पूछेगा। ये देखो क्या है, दयानंद में कौन सी संधि है या फिर इसका संधि विच्छेद करें, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएगा आपसे। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं इनके बारे में, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। मेरा मकसद ये है, मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि ज्ञाता हूं कि आपको फिक्स बता दूं कि यही प्रश्न आने वाला है, वो तो मैं कह नहीं रहा, परंतु आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको मैं कि आपका प्रश्न रीट में या अदर जैसे भी आगे कंपटीशन जैसे 4th ग्रेड या जेल प्रेरी जो भी आने वाले हैं, किसी भी कंपटीशन में आपके हिंदी की ग्रामर गलत नहीं होगी। ऐसे प्रश्न संधि और समास के करवाएंगे आपको। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और एक बात और ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें। देखो दयानंद में संधि कौन सी है। सबसे पहली बात तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है गुण संधि, फिर है दीर्घ संधि, फिर है व्यंजन संधि, फिर है यण संधि। ठीक है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है भी आपने। सबसे पहले तो देखो इसका मैं आपको आंसर बताता हूं। दयानंद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की पहचान कैसे करें? कई बच्चों को डाउट रहता है कि यार पता कैसे चलेगा कि ये गुण संधि है या दीर्घ है या फिर यण है या अयादि है, ठीक है ना, या वृद्धि संधि है, सब पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले मैं दीर्घ संधि की पहचान बताता हूं आपको कि इसकी पहचान क्या है दीर्घ संधि की। सबसे पहले आपने एक ही बात देखनी है, बड़ी मात्रा लगी होगी वहां पर दीर्घ संधि ही होगी। ठीक है ना, बड़ी मात्रा देखनी है ओनली आपने, और कुछ नहीं देखना भाई। बड़ी मात्रा लगी हो वहां पर दीर्घ संधि ही होगी। देखो दयानंद में ये देखो आ की मात्रा लगी हुई है ना, इसका मतलब ये दीर्घ संधि है भाई। ठीक है ना, बड़ी आ की मात्रा या फिर बड़े ई की मात्रा, ठीक है ना, या फिर बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, ये तीनों की तीनों मात्राएं जहां पर भी आपको दिखाई दे वहां पर स्वर संधि या स्वर संधि का भेद जो है दीर्घ संधि ही होगी। ये कंफर्म कर लेना आप। ठीक है, आगे चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। सभी प्रश्नों को लगाते रहना, अभी अंत तक चलते रहना वीडियो के। अब देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। कपिश में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। अभी मैं आपको बता के गया हूं, देखो वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि या विसर्ग संधि या यण संधि। ठीक है ना, अब इसमें कपिश में कौन सी संधि है? ठीक है, क्योंकि वृद्धि तो नहीं है इसमें। अभी आपको मैंने बता के गया हूं कि बड़े ई की मात्रा या बड़े ऊ की या फिर आ की मात्रा। तो बड़ी मात्रा जहां पर भी आपको दिखाई दे तो कौन सा आंसर आएगा? दीर्घ संधि। ठीक है ना, बड़ी मात्रा जहां पर भी आपको दिखाई दे वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। आगे प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है देखो। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है भाई। सदैव, ठीक है ना, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि या विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं, इन चारों में से बताना है कि सदैव में कौन सी संधि है। देखो सदैव में एक बात मैं आपको बता दूं, सदैव में है तो स्वर संधि, ये ध्यान रखना, स्वर संधि है। अगर आपसे पूछ ले कि स्वर संधि है कौन सी, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। कौन कौन सी होती है भाई? एक तो होती है वृद्धि संधि, ठीक है, एक होती है गुण संधि, एक होती है यण संधि, एक होती है अयादि संधि, ये ध्यान रखना, और एक कौन सी होती है? दीर्घ संधि। ठीक है ना, इस प्रकार ये 5 प्रकार की होती है। तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि होगी, ये ध्यान रखना भाई। स्वर संधि में कौन सी संधि होगी? ये सदैव में वृद्धि संधि होगी। ये स्वर संधि का ही भेद है एक। आगे मैं आपको बताऊंगा वृद्धि संधि की भी पहचान एक। ठीक है ना, बिल्कुल शॉर्ट, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। सारे के सारे क्वेश्चन लगाने हैं आपने, ये नहीं है कि 1-2 प्रश्न देख लिया कि यार नहीं आता या आता है बस छोड़ दो। आगे देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? दीर्घ संधि का उदाहरण, दीर्घ संधि की पहचान मैंने क्या बताई थी? एक तो आ की मात्रा, ठीक है, और एक बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। बड़ी मात्रा देखनी है तो ये पूछ रहा है कि दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है ना, देखो इसमें मात्रा लगी हुई है बड़ी, ये तो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये देखो बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है ना,
इसका मतलब ये भी है। परमोधार्य, इसमें कौन सी संधि है अभी? इसमें देखो, इसमें ये अपवाद है थोड़ा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। दीर्घ संधि का उदाहरण ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ये थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसकी जगह आप दीर्घ संधि का उदाहरण पूछा है इसने, इसकी जगह आप विद्यालय कर लो, ठीक है ना। तो इसमें बड़े आ की मात्रा आ गई ना ये, ठीक है ना। तो ये नहीं है दीर्घ संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे दीर्घ संधि के ही उदाहरण है, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 6 देखो। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त यानी कि दीर्घ संधि किस में है ये बतानी है भाई। महर्षि या देवेंद्र या सूर्योदय या दैन्यारी या दैत्यारी, एक ही बात है दोनों की दोनों, ठीक है ना। तो इसमें देखो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है ना, ये री, ठीक है ना, दैन्य प्लस आरी। तो दीर्घ संधि का युक्त, दीर्घ संधि में मैंने आपको बता दिया कि बड़े आ की मात्रा या बड़े ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा लगी होगी, वहां पर दीर्घ संधि ही होगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र में देखो, पवित्र में कौन सी संधि है? आप पहले ये ध्यान रखना, यण संधि या फिर गुण संधि या यदि संधि या फिर वृद्धि संधि। देखो पवित्र में कौन सी संधि है, इसका मैं राइट आंसर बताता हूं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जैसे जैसे अपने पास क्वेश्चन आते रहेंगे संधि के, उसी प्रकार से मैं आपको करवाता रहूंगा, ठीक है। अब देखो पवित्र में कौन सी संधि है, तो पवित्र में है अयदि संधि। अयदि संधि हुई कैसे, ये आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे हुई, कैसे पता चला कि अयदि संधि ही होगी इसमें। तो देखो कभी भी ऐसा शब्द लिखा, आपको एक बात तो पता चल गया होगा कि इसमें दीर्घ संधि तो है नहीं, क्योंकि बड़ी मात्रा नहीं लगी हुई ना, इसलिए इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण तो है नहीं, ये तो छोड़ दो। अब देखो पवित्र को आप हमेशा अयदि संधि में अव, आव या फिर अय, आय ऐसे शब्द आ जाएं, बोलने पर बोलकर देख लिया करो वाक्य पूरे शब्द को, अगर इनकी आवाज आए कहीं पर भी तो वहां पर अयदि संधि ही होगी। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करवाएगा आपको। देखो पवित्र को बोल के देखो, पै एव, अब की आवाज आ रही है ना, पवित्र अब बीच में आ रहा है ना, इसलिए अयदि संधि है ये। आव की आवाज भी आ सकती है कहीं पर भी, जैसे देखो पावक, पावक में देखो पा आव की आवाज आ रही है ना यहां पर देखो, इसलिए ये कौन सी संधि है? अयदि संधि है, ठीक है ना। नयन में देखो भाई, नयन में कौन सी संधि है? अगर पेपर में पूछ ले, नयन में ए, नयन, ए की आवाज आ रही है ना, ए ये की, तो ये मैंने बता दिया आपको एग्जांपल, नयन। या फिर पवन में देखो, पवन में कौन सी संधि है? अयदि संधि ही होगी पवन में भी। देखो पैवन, अब की आवाज आ रही है ना, बोलकर देख लिया करो, अगर बोलने पर अव, आव, आए या आय की आवाज आए तो वहां पर अयदि संधि ही होगी। आपका क्वेश्चन गलत नहीं आएगा 100%, ये ध्यान रखना भाई। आगे प्रश्न नंबर 8 देखो, इत्यादि, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह ध्यान रखना। इति प्लस यादि या इति प्लस यादि, देखो इति प्लस यादि, इसमें देखो कौन कौन से आएंगे, आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें आएगा इति प्लस आदि, ये होगा इसका सही संधि विच्छेद, ठीक है ना। इत्यादि, इति प्लस आदि। आगे देखो प्रश्न नंबर 9। अगर आपको संधि का पता चल जाएगा तो संधि विच्छेद अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। निरर्थक का सही संधि विच्छेद करना है अभी आपने। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है ना। इसमें देखो निर्धन अर्थक, ये होगा अभी विसर्ग संधि है इसमें निरर्थक में, ये ध्यान रखना। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है इसमें। आगे देखो प्रश्न नंबर 10। धरेश का सही संधि विच्छेद बताना है आपने, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, धरेश का, ठीक है ना। धरा प्लस ईश, इसका सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? धरा प्लस ईश, ये रहा धरा प्लस ईश, ठीक है ना। ये गुण संधि का उदाहरण है। देखो संधि के बारे में आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, देखो गुण संधि के बारे में अगर पता करना हो, ठीक है ना, गुण संधि के बारे में पता करना हो तो ऊपर एक मात्रा लगी होगी, वहां पर गुण संधि ही होगी 100%, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना।
फिर आपको मैं एक बता दूं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि की क्या पहचान होगी? जिसके ऊपर दो मात्रा लगी हो, यह ध्यान रखना, जिसके ऊपर दो मात्रा लगी हो वहां पर वृद्धि संधि ही होगी, ठीक है ना, यह ध्यान रखना। वृद्धि संधि जिसके ऊपर दो मात्रा लगी हो, गुण संधि जिस पर एक मात्रा लगी हो, और अयधि संधि का मैंने पीछे बता ही दिया आपको। फिर ठीक है, अब रह गया यण संधि। यण संधि में क्या है? य, व और रै और ल, इन चारों में से इनके साथ कोई आधा शब्द आ जाए, जुड़ जाए कोई आधा शब्द, ठीक है ना, तो वहां पर यण संधि होगी। ये चारों शब्द ध्यान रखना भाई, चारों के आगे कोई आधा शब्द जुड़ जाए तो वहां पर यण संधि होगी, ठीक है ना। और दीर्घ संधि के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसी प्रकार से ये संधि पांचों की पांचों कंप्लीट होगी। आगे देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या है? अब देखो समास शुरू हो गए। संधि के 10 प्रश्न थे, 10 ही समास के हैं। आगे से आगे प्रश्न आते रहेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हमारी वीडियो को, जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पर डे अच्छी से अच्छी वीडियो मिले और आपका 100% जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके, ठीक है। अब रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक सिद्ध होगी ये वीडियो, ये ध्यान रखना। आप 100% हमें आकर बताएंगे कि हमारा जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया या आसान गया, बिल्कुल ही। देखो अभी समास के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। जैसे देखो आमरण में कौन सा समास है? देखो आमरण में तत्पुरुष या अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास या द्विगु समास। देखो समास पहली बात तो कहते किसे हैं? जैसे संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तो समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को, ठीक है ना, यह ध्यान रखना भी। शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। अब देखो आमरण में कौन सा समास है? देखो आमरण में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। कभी भी आमरण, देखो अव्ययभाव समास की एक पहचान बताता हूं। जैसे मान लो आ लगा हो, यानी कि जिसके आगे उपसर्ग लगे हो ना, लगभग उपसर्ग वाले शब्द जितने भी होंगे वो किस में होंगे? अव्ययभाव समास में ही होंगे। जैसे आ लगा हो या बे लगा हो, ठीक है ना, या प्रति, या फिर यथा, ठीक है ना, अनु, ऐसे शब्द जो होंगे ये 100% लगभग इनमें से पूछते हैं। आप इनको रट लो बस, क्या दिमाग में बिठा लो। आ, बे, प्रति, यथा, ठीक है ना। जैसे यथाशक्ति आ गया, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास, ठीक है ना। आमरण में कौन सा समास हो गया? अव्ययभाव समास। पहले मैंने पहचान बता दी आपको, उपसर्ग लगा होगा लगभग, ये पहचान कर लेना, वहां पर अव्ययभाव समास ही होगा 100%। आगे देखो प्रश्न नंबर 12। देखो अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में अभी मैंने बताया ना, अनु बताया ना। देखो अनु प्लस रूप, ये उपसर्ग लगा हुआ है। तत्पुरुष, बहुविरेय, कर्मधारय या अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अभी मैंने बताया ना कि उपसर्ग लगे हों जिसमें, वहां पर अव्ययभाव समास ही होगा, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? सतसई में, देखो भाई सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई का बताना है आपने। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास या द्विगु समास। सतसई, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास, ठीक है ना। सतसई में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अब मैं इसकी पहचान बताता हूं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। देखो जैसे जैसे प्रश्न आ रहा है मैं वैसे वैसे आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पहचान बताते जा रहा हूं। ऐसी पहचान कोई भी नहीं बताएगा, सीधे क्वेश्चन करवाने के लगे रहते हैं सभी, ठीक है ना। आपके काम भी आएगी ऐसी चीज। देखो सतसई में द्वंद्व समास ही मैंने क्यों लगाया, बाकी क्यों नहीं लगाए? क्योंकि देखो द्वंद्व समास की एक पहचान बताता हूं आपको। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास का देखो, द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में यहां पे देखना भाई, नहीं सॉरी, द्वंद्व में, ये सतसई में द्वंद्व नहीं आएगा, सॉरी भाई, ये कट कर देना भाई, इसको द्विगु समास आएगा तो सतसई में। तभी मैं डाउट हो रहा हूं, मैंने देखो आपको गलत चीज नहीं करवानी, यहीं से गलती कई बार हो जाती है, मिस्टेक, ठीक है ना। तबीयत भी थोड़ा खराब है, काफी दिनों से चल रही है, फिर भी आपके लिए ये देखो सतसई में क्या है? सतसई में कौन सा समास है? द्विगु समास। द्विगु समास की मैं आपको पहचान बताता हूं कि प्रथम पद जो होगा इसमें, प्रथम जो पद होगा वो क्या होगा? संख्यावाचक होगा भाई, ठीक है ना, संख्यावाचक होगा, यानी कि संख्या लिखी होगी गिनती की कोई ना कोई, ठीक है ना। जैसे नवरात्र, ठीक है ना, नवरात्रे आ गए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नव में मतलब 9, ठीक है, संख्या लिखी होगी कोई ना कोई, तो वहां पर द्विगु समास ही होगा, ये ध्यान रखना।
ठीक है ना। और द्वंद्व समास की मैं पहचान बताता हूं यहीं पर। द्वंद्व समास में अपोजिट होगा एक दूसरा, विलोम होगा, विलोम दिया होगा यानी कि, ठीक है ना, विलोम दिया होगा अपोजिट, यानी कि जैसे माता पिता, या फिर ये निशान याद रखना इस प्रकार से, माता पिता, ठीक है ना, भाई बहन, दाल रोटी, इस प्रकार से ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 14, कला प्रवीण में कौन सा समास है? देखो भाई प्रश्न नंबर 14, कला प्रवीण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास या कर्मधारय या द्वंद्व या अव्ययभाव समास? देखो काटना सीखो, अव्ययभाव समास इसमें होगा नहीं क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ जो मैंने बताए थे, इसको काट दो। द्वंद्व समास का मैंने बता दिया अपोजिट होते हैं, ये भी नहीं है। बहुव्रीहि समास में कोई ना कोई देवी देवताओं की बात की जाती है भाई, ये ध्यान रखना। जैसे लंबोदर आ जाए, लंबा है उधर जिसका, कौन है वो? गणेश जी। त्रिनेत्र आ जाए, तीन नेत्रों वाला, कौन है? शिव, ठीक है ना, नीलकंठ। इस प्रकार से ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। देवी देवताओं के जितने भी नाम आ जाए, लगभग एग्जाम में देवी देवताओं के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। कला प्रवीण में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कर्मधारय समास की क्या है, पहचान क्या है? इसमें विशेषता बताई जाती है, ठीक है ना। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी। आगे प्रश्न नंबर 15 देखो, 15 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? मृग नयन में कौन सा समास है? मृग नयन में अव्ययभाव समास, ये तो होगा नहीं, आपको पता ही है। फिर तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास या कर्मधारय समास, कौन सा होगा मृग नयन में? ये आपने बताना है मृग नयन में कौन सा समास होगा, ठीक है ना। मृग नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विशेषता बता रहा, आप ध्यान से पढ़कर इसको बना के देखना कि क्या विशेषता है इसके अंदर। आगे प्रश्न नंबर 16 देखो, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? राज दरबार, राज दरबार में, राज दरबार में कौन सा समास है भाई? राज दरबार में यह ध्यान रखना है। अव्ययभाव समास या तत्पुरुष या द्वंद्व या द्विगु? देखो अव्ययभाव समास होगा नहीं इसके अंदर, मैंने आपको पहचान बता दी पहले ही। द्वंद्व समास भी नहीं है, मैंने आपको पहचान बता दी। द्विगु समास की पहचान क्या बताई मैंने? कि संख्यावाचक होगा, पहला पद संख्या लिखी होगी, कोई ना कोई गिनती का अंक होगा। द्वंद्व समास मैंने बता दिया, अपोजिट होगा एक दूसरे के, ठीक है। और इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर बचा क्या है? तत्पुरुष समास हो गया, राज दरबार, राजा का दरबार यानी कि, ठीक है ना, जिसमें कारक लगे होते हैं, इसमें कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से कारक पढ़ लेना थोड़ा से, वहां पर तत्पुरुष समास ही होगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? देशभक्ति में कौन सा समास होगा भाई? देशभक्ति में देखो अव्ययी समास तो होगा नहीं, इसमें तो क्रॉस लगा दिया करो। बहुव्रीहि समास मैंने आपको भी बता दिया कि इसमें देवी देवताओं की बातें होंगी, ये तो हुई नहीं। द्वंद्व समास भी नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया कि अपोजिट होता है। देशभक्ति कौन सा अपोजिट हो गया? देश के लिए भक्ति, यानी कि तत्पुरुष समास है। देखो कारक आ रहा है ना इसके अंदर, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान कारक है देशभक्ति में, ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 18, प्रश्नों को अंत तक जरूर लगाएं और अपना स्कोर चेक करके हमें जरूर कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न राइट आ रहे हैं, ये ध्यान रखना भाई सभी, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 18, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में देखो अभी प्रश्न मैंने बताया है, बहुव्रीहि समास इसमें नहीं हुआ, ठीक है ना। द्वंद्व समास भी नहीं है क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तत्पुरुष समास भी इसमें कारक नहीं है। देखो पंचवटी 5 आ रहा है ना, अंक आ रहा है, तो वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, ठीक है ना, मैंने अभी बता दिया आपको। आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर, परमेश्वर में कौन सा समास है? देखो परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी समास या तत्पुरुष समास? देखो काटना आता है तो सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय समास होगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ठीक है। आपको पता है सभी के सभी ऑप्शन कट रहे हैं और एक ही बच रहा है, कर्मधारय समास। आगे प्रश्न नंबर 20, अंतिम क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। कल हम और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है ना। और पूरे के पूरे ये ध्यान रखना, पूरे के पूरे क्वेश्चनों को लगाते रहना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करें वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी को फायदा हो सके। आज ये क्लास लगा के देखो, आपको बहुत ही फायदा होगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल
पूरी व्याख्या सहित आपको करवाएंगे प्रश्न, जो ताकि आपको दिक्कत नहीं पड़े, बाद में किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सारे के सारे प्रश्न इसी वीडियो में से आने की संभावना है पूरी। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, देखो आप सभी को पहली बात तो ये बता दूं कि संज्ञा कहते किसे हैं। ये सभी को पता होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है ना। ठीक है, इतना पता होगा। संज्ञा के प्रकार भी पता होगा आपको कि 3 प्रकार की संज्ञा होती है। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक की भी आगे 2 भेद और बताए गए हैं, सभी को पता होगा। तो जातिवाचक के 2 भेद कौन से बताए गए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो सबसे पहले अपने प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्नों की सहायता से मैं आपको पूरा शॉर्ट में बताता चलूंगा साथ के साथ कि इस प्रश्न में कैसे पता करेंगे आप। ठीक है, कि कौन सी संज्ञा आएगी, इस प्रकार से बताएंगे। आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं है, कोई भी किताब मत पढ़ना चाहिए, इतनी वीडियो देख लेना आप। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है, सहनशीलता कौन सी संज्ञा है। इस प्रकार से प्रश्न जो पटवारी हुआ, 2nd ग्रेड हुआ, 3rd ग्रेड, जो भी मेंस एग्जाम होने वाले हैं सभी में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। 4th ग्रेड का विशेष ध्यान रखें बच्चे, अभी जो 4th ग्रेड की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, तो कंपटीशन भी थोड़ा देखे जाए तो हार्ड रहेगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप तैयारी करें, तैयारी को पूरा कंठस्थ करके रखें ताकि आपको कल को कोई दिक्कत ना आए। एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप पता ही है कि आप डाउन स्थिति में चले जाओगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करो। पहले सबसे पहले देखो सहनशीलता कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक या व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहली बात तो मैं आप बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाववाचक संज्ञा। अब देखो भाववाचक संज्ञा हुई कैसे, अब कई बच्चों का सवाल होगा कि ये भाववाचक की क्यों हुई सहनशीलता। भाववाचक संज्ञा वो होती है, आप सभी को मैं बता दूं, एक तो ये एक वचन में ही आएगी। ठीक है ना, हमेशा ही भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को क्या है ना, महसूस किया जाता है। ठीक है ना, इसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे दुख, प्रेम, है ना, सहनशीलता, जिनको हम छू नहीं सकते यानी कि ओनली महसूस कर सकते हैं, घृणा, क्रोध, प्रेम, इस प्रकार से ये भाववाचक संज्ञा है, ये ध्यान रखना भी। ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और इसमें एक बात और मैं बता दूं शॉर्ट में, बिल्कुल इसमें प्रत्यय जुड़े होते हैं पीछे, ये ध्यान रखना भी। कोई वर्ड ऐसे आते हैं जिसमें प्रत्यय जुड़े होते हैं पीछे। प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे लगते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं, जो आगे लगते हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आगे देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 में देखो गंगा, माधुरी एवं कानपुर आदि किस संज्ञा का उदाहरण है, यह बताना है आपने भी कि गंगा, माधुरी और कानपुर ये सभी 3 वर्ड दे रखे हैं कि किस संज्ञा के उदाहरण हैं। आपको संज्ञा मैंने बता दी 3 ही प्रकार की है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है ना, अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जाति भाव मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, कि भाव में क्या होता है कि जो वस्तु को हम छू नहीं सकते यानी कि महसूस कर सकते हैं, इसको तो काट ही दो आप, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, गंगा, माधुरी और कानपुर, इनमें कौन सी संज्ञा होगी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है, आपको मैं पहले बता दूं कि इसमें व्यक्तियों की बात होगी, एक ही चीज पर डिपेंड होती है ये। ठीक है ना, और ये खत्म हो सकती है। एक बात और याद रखना, ये चीज कोई नहीं बताएगा भी, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो खत्म हो सकती है। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो क्या है खत्म हो सकती है, और जातिवाचक संज्ञा जो है वो खत्म नहीं होती, ये कभी खत्म नहीं होने वाली चीज, अभी खत्म नहीं होती है। ठीक है ना, अब देखो अगर मान लो आ जाता नदी, एक बात और बता दूं आपको, मैं यहीं पर शॉर्ट में बता रहा हूं, जिसके आगे टुकड़े होंगे, आगे डिवाइड होगी कोई ना कोई चीज में, तो वहां पर वो जातिवाचक संज्ञा ही कहलाएगी। जैसे मान लो नदी है, नदी देखो, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, नदियां बहुत सारी है ना, आपको पता है। गंगा क्या है, गंगा एक नदी है। ठीक है ना, कानपुर क्या है, एक शहर है। ये देखो अगर शहर आ जाता तो होती है जातिवाचक संज्ञा, अगर सीधा कानपुर आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई चीज किसी कितने भी भागों में डिवाइड हो, जो आगे डिवाइड होने वाले पार्ट हैं वो तो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और जिसमें से आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे नदी है, नदी में से डिवाइड क्या कर रहे हो, गंगा, जिसमें से डिवाइड कर रहे हो नदी, नदी क्या है जातिवाचक संज्ञा, और जो गंगा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये ध्यान रखना भी, जातिवाचक संज्ञा कभी भी खत्म नहीं होगी और व्यक्तिवाचक संज्ञा खत्म हो सकती है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये जाति जो होती है वो अनेकों की पहचान करवाती है, ये व्यक्ति एक की पहचान करवाती है हमेशा।
ठीक है ना। अब देखो गंगा को आगे डिवाइड करके देखो, गंगा आगे डिवाइड होती है क्या? आगे कोई पार्ट निकलता है क्या गंगा का? कोई पार्ट नहीं निकल रहा, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। अगर यहां पर नदी लिखा होता, नदी देखो नदियां बहुत सारी है, गंगा यमुना सरस्वती, तो इसलिए नदी जो है वो आएगी आपकी जाति में। ठीक है ना। आगे चलो प्रश्न नंबर 3, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे, आप पूरी वीडियो को देखा करो, स्किप मत किया करो, वीडियो को ध्यान से प्रश्नों को लगाया करो भाई, आपके पास पूरा टाइम है। अब देखो प्रश्न नंबर 3, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं? जातिवाचक का मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है ना। अभी बताया था ना कि आगे डिवाइड करके देख लिया करो, डिवाइड हो रहे हैं तो जो पहले वाला डिवाइड जिसमें से करोगे वो होगी जाति आपकी। देखो हिमालय, काशी, नहर। ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा बताना है, जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताना है। फिर है दिल्ली, पहाड़, कामना, फिर है पहाड़, बालक, नदी, या फिर शहर, पहाड़ और मोहन। ठीक है ना। ये मोहन तो काट ही दो क्योंकि ये तो व्यक्ति में आ गया। ठीक है। अब आप मेन बात देखो, अब दिमाग लगा के करना है प्रश्नों को, पूरे विस्तार से समझो प्रश्न को। इसमें पूछा क्या? मैंने जातिवाचक संज्ञा का पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट हो जाएगा पहाड़। पहाड़ बहुत प्रकार के होते हैं ना। ठीक है ना। तारागढ़ का पहाड़ों को डिवाइड करके देखो बहुत सारे निकल जाएंगे। बालक बहुत प्रकार के होते हैं। नदी का मैंने अभी बताया था, गंगा यमुना सरस्वती, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर राइट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा ही। आगे प्रश्न नंबर 4 चलो। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहे हैं? पूरी की पूरी वीडियो आप लगा के देखना। प्रश्न नंबर 4, बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार कौन सी संज्ञा है? ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है मेरे को। बाजार में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है या समूहवाचक है या फिर जाति या व्यक्ति? इन चारों में से आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ईमानदारी से कि बाजार में कौन सी संज्ञा। अगर आपने संज्ञा को ढंग से पढ़ा हुआ हो तो अच्छे से आंसर दोगे। सभी के सभी बच्चे नहीं पढ़ी हुई तो अपने को पता चल जाएगा, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा इसका। आप बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आगे देखो प्रश्न नंबर 5 करवा रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि दया शब्द में, देखो दया शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? दया में पूछा है इसने, जातिवाचक संज्ञा या भाव या व्यक्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। इन चारों में से ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? दया शब्द में देखो, दया में मैंने अभी बताया है कि दया को आगे डिवाइड करके देख लो, कुछ ऐसा पार्ट नहीं है। दया क्या है? एक भाव है। ठीक है ना। भाव क्या होता है? जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है। छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो होता है भाव। ठीक है। दया शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आगे चलो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 को अच्छी तरह से लगाया करो भी प्रश्नों को, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए एग्जाम में। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार का उदाहरण है भी? लड़का दौड़ता है। ठीक है ना। लड़का दौड़ता है भाववाचक, इसको तो काट ही दो आप, व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक या समूहवाचक। लड़का दौड़ता है, ये भाववाचक को तो कट ही कर दो क्योंकि भाव तो हो ही नहीं रहा ना। लड़का, लड़के के बारे में पूछा कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है ये। ठीक है ना। इस लड़के के बारे में पूछा है भी, लड़के की संज्ञा बतानी है। लड़के आपको पता है व्यक्ति में तो नहीं आता। अगर यहां पर लिखा होता मोहन तो फिर होता वो, ठीक है ना, मोहन लिखा होता तो व्यक्तिवाचक होता, परंतु लड़के बहुत प्रकार के होते हैं तो इसलिए वो जाति में आएगा लड़का भी। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा लड़का। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं पटवारी में, आपको देखने को मिलेंगे, या वीडियो एग्जाम जो होने वाला आगे, या 4th ग्रेड या 2nd ग्रेड, जो जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, इस वीडियो में से लगभग प्रश्न आ जाएंगे आपको। इतने प्रश्न लगा लोगे, 50-50 तो बहुत है आपके लिए। हर प्रकार से प्रश्न हम पूरी सुविधा देंगे आपको, प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लेके आएंगे आपके लिए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा, देखो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं बताना है भी। अब सुंदर, जवान, बालक या फिर मनुष्य, ये बताना है आपने कि जातिवाचक संज्ञा इनमें से नहीं है। देखो जवान, बालक तो आपको मैंने बता दिया जातिवाचक में होते, बालक बहुत प्रकार, मनुष्य भी है, और इसमें सुंदर नहीं है, इसमें सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए, इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। ठीक है ना। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? सभी को पता चल रहा है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? मोहन होगी या बालक या परिश्रमी या ईमानदार। आपको पता है ये सारी की सारी जाति का बोध करवा रही हैं, और मोहन एक ऐसा है जो व्यक्तिवाचक का बोध करवा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 8 का नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, मोहन।
प्रश्न नंबर 9 देखो, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो हिमालय में कौन सी संज्ञा है। हिमालय में देखो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक या भाववाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको इतना टाइम बहुत है जो मैं आपको दे रहा हूं, आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम ले रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान से लगाया करो और अपना आंसर टिक कर लिया करो अपनी नोटबुक में कि क्या आंसर किया आपने, ठीक है। अब देखो हिमालय में कौन सी संज्ञा है, हिमालय में व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या भाव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी संज्ञा होगी हिमालय में, हिमालय में होंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आपको पहले क्वेश्चन में मैंने पूरी डिटेल बता दी है, अब उसी प्रकार से आप करते चलें प्रश्न आगे। इसका तो आपको आंसर पता ही होगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है, व्यक्ति, जाति और भाव। आगे चलो प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो बुरा शब्द की भाववाचक संज्ञा बतानी है। बुरा देखो आप पता होगा कि बुरा एक भाववाचक संज्ञा है, परंतु उसकी बुरा शब्द की भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बुरा एक शब्द ही भाववाचक है वैसे तो, क्योंकि इसको अपने महसूस कर सकते हैं। बुरा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बुरे या बुरी या बुराई या बुरा, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बुराई। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। आपको मैंने पहले बता दिया कि भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, इसमें देखो आई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए बुराई शब्द इसका भाववाचक संज्ञा होगा। अब आगे देखो घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है, घबराना का फिर भाववाचक पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है, इसके बारे में बताना है। घबराहट, घबरा या घबरापन या घबराई, ठीक है, घबराहट होगा इसका घबराना का भाववाचक संज्ञा। ये देखो आहट लगा हुआ है इसमें, आहट प्रत्यय से घबराहट बना हुआ है, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 13, जितने भी कोई थोड़ा बहुत प्रश्न रह जाएंगे तो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। अभी और भी प्रश्न पड़े हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, संधि और समास के भी जितने जितने हमसे आ रहे हैं एक बार उतने लेके आ रहे हैं, फिर एक बड़ी वीडियो और लेके आएंगे आपके लिए, ताकि उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐड कर सकें हम, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूछा है अभी इसने कि जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द है, भारत, रामायण या मोहन। ये तो नहीं होगा, आपको पता है मोहन आ गया बीच में, पुस्तक, पहाड़, नदी, ठीक है। आगे देखो जयपुर, लकड़ी, बुढ़ापा, गंगा, हिमालय, मनुष्य। आप एक एक शब्द देखो, जाति में गंगा आ गया, गंगा तो है ही नहीं, गंगा तो एक व्यक्तिवाचक है। इसमें देखो जयपुर शहर आता तो होता जाति, परंतु यहां पर शहर का नाम दे दिया जयपुर, ठीक है ना। अगर शहर का नाम दे दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में आता है, ठीक है ना। अब आगे देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखो इसमें मोहन मैंने पहले ही काट दिया था, ऑप्शन नंबर राइट, 2 नंबर रह गया। पुस्तक देखो पुस्तकें बहुत प्रकार से होती है, पहाड़ भी बहुत है, नदी भी बहुत है, इसलिए जिसके आगे पार्ट निकल रहे हैं तो वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा। हम ज्यादा भाववाचक में बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है ना, इसलिए भाववाचक को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। आगे देखो भाववाचक संज्ञा बूढ़ा, बच्चा या यौवन या लड़का, ठीक है ना, इसमें भाववाचक संज्ञा बतानी है तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, यौवन। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, यौवन इसमें भाववाचक संज्ञा भी। आगे चलो प्रश्न नंबर 15, आप पूरी वीडियो को जरूर देखना, स्किप मत करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर किया करें वीडियो को भी, ये ध्यान रखें भी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें, शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री और महेंद्र। आप सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, महेंद्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम दे रखा है ना सीधा ही। आगे चलो प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक है, ये बर्तन है भाई, ठीक है ना, दिल्ली, बुद्धि या फूल, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है कौन सी है। तो कौन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दिल्ली, दिल्ली एक शहर है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, इसके बाद संज्ञा के बाद सर्वनाम के प्रश्न आए हैं, ठीक है ना। पूरे 50 नंबर की वीडियो है ये, 40 की सॉरी, तो पूरे के पूरे प्रश्न लगाना आप। इसके बाद सर्वनाम के भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, विद्वान से बताना है। विदुषी, विदाता, विद्वता या वरदान।
ठीक है। इनमें से विद्वान के विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी, ये बताना है आपने। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विद्वता, इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न नंबर 18 देखो, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहे हैं, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा कौन सी है, धोखे के बारे में बताना है। इसके बारे में तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, ये एक पूरा वाक्य है। तो वाक्य में धोखा संज्ञा है कौन सी है, भाववाचक है या समुदायवाचक या फिर जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। समुदायवाचक या समूहवाचक आपको मैं बता दूं, ये जातिवाचक का ही अगला पार्ट है। जातिवाचक दो प्रकार से होती है, एक द्रव्यवाचक होती है। द्रव्यवाचक में ऐसी चीजें आती है जिसको अपने, जैसे मान लो सोना आ गया या चांदी, लोहा, तेल, पानी, ये आ गया अपना, ठीक है ना, द्रव्यवाचक में। और समूहवाचक या समुदायवाचक में पूरे ग्रुप की बात करता है इसके अंदर, जैसे सेना आ गई या विद्यार्थी क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो पुलिस आ रही है, या परिवार, ये भी एक समूहवाचक में आती है, ठीक है ना। कक्षा, भीड़, ये सारे के सारे समूहवाचक में आते हैं, ठीक है। अब इसका धोखे का क्या बताना है आपने, वाक्य में धोखा कौन सी संज्ञा है, तो धोखा आपको पता ही है कि भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलो 19 नंबर प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, कौन से सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक के बारे में बताना है भी, लड़की, मनुष्य, पर्वत, विद्यालय, नदी या भवन या उपयुक्त सभी, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा के बताने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो प्रश्न नंबर 20 में क्या है, देखो बचपन में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। बचपन में बताना है जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या भाववाचक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बचपन का सभी को पता है कि इसमें भाववाचक संज्ञा होगी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलो प्रश्न नंबर 21। अब प्रश्न नंबर 21 देखो क्या है, सर्वनाम से शुरू हो गया। यहां से प्रश्न अपने क्या है, एक नया टॉपिक शुरू हो गया, यानी कि सर्वनाम। संज्ञा का कंप्लीट हो गया 20 क्वेश्चन, अब 20 प्रश्न ही इसके सर्वनाम के आएंगे। सर्वनाम आपको पता ही है किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है ना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं भी, ये ध्यान रखना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक और संबंध और निज, आपको पता है, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको पूरी डिटेल बताता चलूंगा। यहां प्रश्न नंबर 21 देखो, पहले कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम कौन सा है, ठीक है ना। कौन सा सर्वनाम आएगा इसके, सर्वनाम अनिश्चयवाचक या फिर निश्चय या निज या संबंध। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर संबंधवाचक की बता, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं सर्वनाम, साथ के साथ समझ आ जाएगा आपको। संबंधवाचक वो होता है जिसके अंदर जो वाक्य दिया होगा उसमें जो या फिर सो लगा होगा, ये चीज, दो चीजें देख लेना आप। निज के अंदर क्या लगा होगा, ये समय लगा होगा, समय की बात करेगा खुद की, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, ये निजवाचक हो गया सर्वनाम, ठीक है। निश्चय की बात करें, निश्चय के अंदर क्या लगा होगा, निश्चय में भी पहचान मैं आपको बता दूं, यह वह लगा होगा। निश्चय यानी कि जो परफेक्ट चीज है, यह वह की बात करेगा, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और अनिश्चय की बात करेगा तो वहां पर कोई या फिर कुछ, देखो अपने कहते हैं ना दरवाजे पर कोई आया हुआ है, ठीक है ना, तो अनिश्चय यानी कि कोई कंफर्म नहीं है, निश्चय मतलब कंफर्म चीज होगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अब आपको ये 4 चीजें बतानी नहीं पड़े, पीछे 2 ही रहेगी आपके पास, एक पुरुषवाचक रहेगी और एक प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक को आपको पता ही है कि प्रश्न चिन्ह आएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 22 देखो, आगे प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 22, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। अभी मैंने बताया है, देखो जो काम समय करता है उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें यह वह लगा होता है, अभी बताया ना मैंने। निजवाचक में पुरुषवाचक का मैंने बताया नहीं अभी तक, बता दूंगा। और इनमें से कोई नहीं, निजवाचक है इसका राइट आंसर, क्योंकि मैं यह काम अपने आप कर लूंगा। मैंने बोला ना कि निजवाचक के अंदर समय लगा होगा, समय खुद काम करेगा बंदा, उसमें निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 23 चलो। अब देखो पुरुषवाचक की बात आ गई इसके अंदर, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखो पहली बात मैं बता दूं, ये पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। आगे कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है उत्तम पुरुष, ठीक है, एक होता है मध्यम पुरुष, ये ध्यान रखना भाई, और एक होता है अन्य पुरुष, ठीक है। पुरुषवाचक के अंदर ये 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष के अंदर क्या आता है, जो खुद आते हो आप, जो बात करने वाले होते हैं,
जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, ये आएंगे। मैं का परिवार आएगा सारे का सारा, आप खुद देख लेना। मध्यम में क्या आएगा? जिसके साथ आप बात कर रहे हो, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, ठीक है ना। और अन्य के अंदर यह, वह, वे, वैसे, यानी कि एक तीसरे बंदे के बारे में बात करें तो वो आएगा अन्य के अंदर, ठीक है ना। उत्तम के अंदर आप खुद दोगे, मध्यम के अंदर जिसके साथ आप बात कर रहे हो वो हो जाएगा, और अन्य के अंदर एक अलग ही हो जाएगा तीसरा बंदा, अलग हो जाएगा तीसरा बंदा। अब देखो कि इसमें पूछ रखा है, इसने मध्यम पुरुष के बारे में पूछ रखा है। वह, देखो मध्यम पुरुष में है आप, तुम, तुम्हारा। मध्यम पुरुष का उदाहरण नहीं है पूछा इसने, ये भी ध्यान रखना भाई, मध्यम पुरुष का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। अब देखो मध्यम पुरुष का उदाहरण तू वाले है, सारे का सारा परिवार आ जाएगा इसका, तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, जितने भी है वो सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। परंतु ये वह जो है एक अलग है, ठीक है ना, ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह, यह, वह मैंने बता दिया ना आपको। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 24 देखो। ये वीडियो आपकी सारी भर्तियों में लाभदायक सिद्ध होगी। आप पटवारी का या 2nd ग्रेड का या 4th ग्रेड एग्जाम या वीडियो को एग्जाम दोगे तब पता चलेगा आपको हिंदी कि कैसे आते हैं प्रश्नों में से। आप ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को देख लेते हो कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसी करवाई जाती है, कोई फायदा नहीं है। आप छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म को भी देखा करो ताकि आपको पता चले। कई बार पेपर उसी में से आया था लगभग। आगे प्रश्न नंबर 24 देखो। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए कि तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है इसमें से। तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ। पुरुषवाचक मैंने अभी बता दिया कि तू, तुम, तुम्हारा, ये कौन सा है? मध्यम पुरुष हो गया ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? तुम लोग। ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो गया ना पुरुषवाचक सर्वनाम। तू आ गया, तुम आ गया ना, तुम का परिवार ही तो है। आगे चलो प्रश्न नंबर 25 देखो। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? समय, अपने आप, अपना सर्वनाम कौन सा है? मैंने अभी बता दिया, समय में जो खुद काम करता है। मैं अपना काम समय कर लूंगा। प्रश्नवाचक हो नहीं सकता, पुरुषवाचक नहीं हो सकता, निजवाचक है। ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। संबंधवाचक नहीं होता। संबंधवाचक मैंने बता दिया जिसमें जो या सो लगा होगा, ठीक है ना। आगे चलो प्रश्न नंबर 26। पूरी की पूरी वीडियो देखना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ये मत भूलना भाई, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद कौन सा है? उसने पत्र लिखा, इसका बताना है भाई, ठीक है ना। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक नहीं हो सकता क्योंकि समय की बात नहीं कर रहा। पुरुषवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक या संबंध। निश्चयवाचक कौन सा होता है? यह वह की बात करे, इसमें नहीं की गई। संबंध की मैंने बता दिया, जो सो लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ, तो बच कौन सा गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। उसने पत्र लिखा में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखो प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई, आप, जो या कौन। अभी मैंने आपको बता के गया हूं कि कोई आ जाए तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? कोई कुछ में अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और आप में आप समय आ जाएगा, आप खुद, यानी कि इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक। और कौन में क्या हो जाएगा? कौन, क्या, कब, ये प्रश्नवाचक हो गया भाई, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो बच गया ये संबंधवाचक है। मैंने बता दिया जो सो लगा होगा प्रश्न के अंदर तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसका। आगे चलो प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? देखो भाई प्रश्न नंबर 28। आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप भला तो जग भला संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। यह आपने बताना है कि आप भला तो जग भला। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम को काट दो, निश्चय को काट दो क्योंकि यह वह नहीं लगा, संबंधवाचक को काट दो क्योंकि जो सो नहीं लगा। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। आप भला यानी खुद के बारे में तो बात कर रहे हैं कि आप भले होंगे तो जग भला होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 29 देखो। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम बताना है कौन सा है? घर या आप या पहाड़ या नदी, ठीक है ना, ये बताना है। तो सर्वनाम कौन सा होगा इसमें? आप। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आप एक सर्वनाम है भी, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 30 चलो। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने अभी बताया है। क्या, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि क्या क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है,
ठीक है ना। और कुछ क्या है, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये मैंने पीछे बता दिया, मैंने आपको पहले इसीलिए बताया है। कौन भी क्या है, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और यह है वह, ये दो चीजें मैंने बताई है, ये किस में आती है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलो, प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी किताबों को साइड में रख दो, चाहे आप एक नोटबुक ले लो, उसमें उतारते चलो, जो टॉपिक जिस प्रकार से मैं ट्रिक शॉर्ट आपको बता रहा हूं बिल्कुल ही शॉर्ट में, उस प्रकार से आप करते चलो। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने अभी बताया आपको 3, 4, 2 या 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन 3। कौन कौन से होते हैं? मध्यम पुरुष, अभी मैंने बताया ना, मध्यम और उत्तम, फिर अन्य, ये 3 होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक है ना। आगे चलो, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? भी प्रश्नवाचक का सभी को पता चल जाएगा। प्रश्नवाचक में आपको पता चल जाता है कौन, क्या, किसने या जो, कोई, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, इसमें तो बीच में संबंध दे रखा है और यहाँ पे अनिश्चय दे रखा है, ये निश्चय दे रखा है, जिनका, जो, जिन्होंने, उन पर, उसको, ये कोई नहीं हो सकता इसमें से। कौन, क्या, किसने, ये प्रश्न पूछ रहा ना, ठीक है ना, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम ही आएगा। 32 का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे चलो, प्रश्न नंबर 33, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? मध्यम पुरुष की बात कर रहा है अभी, मध्यम यानी कि जिससे मैं बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं ना, आपको पढ़ा रहा हूं, आपके बारे में बात कर रहा हूं, मैं तो उत्तम पुरुष हूं और आप जो सुन रहे हो मेरे को वो मध्यम पुरुष है। आप एक अलग बंदे को बताओगे वो अन्य पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष के बारे में बताना है, मैंने अपना काम कर लिया, या आप गांव से कब आए, आपका आज महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आप गांव से कब आए। ये प्रश्नवाचक मत कर देना, यहां पर मध्यम पुरुष देखो आप लगा हुआ है, इसलिए ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है पुरुषवाचक सर्वनाम का, ठीक है ना। ये तो निजवाचक हो गया ना सारे, ये रह गया एक मध्यम पुरुष का। आगे चलो, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहे हैं, देखो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो वह क्या कहलाता है? निश्चित वस्तु का बोध हो वह क्या कहलाएगी? भी आपको पता ही है, सीधी सी बात है, इसमें तो निश्चयवाचक सर्वनाम ही तो कहलाएगी, ठीक है ना, निश्चयवाचक। परंतु ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो बात सही होती है मैं सही बताता हूं, जो गलत होती गलत। जैसे वाक्य मैंने पूछे थे उस प्रकार से आएगा कि बाहर गेट पर कौन आया है या कोई आया है, इस प्रकार से प्रश्न आपको पूरा सेंटेंस बना के दिया जाएगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सी संज्ञा है या कौन सा सर्वनाम है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना, इसलिए उसी प्रकार से मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल शॉर्ट। आगे प्रश्न नंबर 35 देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में सही युग्म नहीं है, सही युग्म नहीं है वो बताना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, ये तो सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम हम, ये आप देखो क्या है, इसका अभी कंफ्यूज है, देखो अभी कर देंगे बात इसमें। निश्चयवाचक सर्वनाम कोई, देखो सही युग्म नहीं है वो बताना है आपने, ठीक है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी कोई, ये भी गलत दे रखा है। संबंधवाचक सर्वनाम में ये जो सो सही दे रखा है, ठीक है ना। पुरुषवाचक में भी सही है, परंतु निश्चयवाचक में देखो भाई, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, क्योंकि निश्चयवाचक में मैंने आपको बताया कि यह है या फिर वह लगा होगा, ये कोई कहां लगता है, अनिश्चयवाचक में लगता है, ठीक है ना, ये बातें ध्यान रखना आप। आगे चलो, प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करो, आते तो सभी को है परंतु दिमाग से पढ़ा करो चीजों को, ताकि आपको एग्जाम में गलत नहीं हो जाए। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं का पूछा, ये नहीं पर विशेष ध्यान रखा करो। एग्जाम के अंदर बच्चा जल्दबाजी में, प्रश्न अपने को सारे के सारे आते हैं, परंतु जल्दबाजी में नहीं को यस पढ़ लेते हैं अपने, तो आंसर गलत हो जाता है 100%। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, कमेंट आता है कि सर ये गलत हो गया, मेरा ये आ रहा था मेरे को गलत हो गया, वो इसी प्रकार से गलत होता है बच्चों का। जो सो, जिसकी उसकी, समय जैसा वैसा, देखो संबंधवाचक सर्वनाम का पूछा है, नहीं है, तो समय है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है इसका। ये समय कौन से सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। आपको पता ना, खुद की बात कर रहा है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा, मैं अपना काम समय कर लूंगा। जो सो तो आपको पता ही है संबंध का ही है, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, सारे के सारे संबंधवाचक के उदाहरण है। आगे चलो, प्रश्न नंबर 37, वह कलकत्ता जाएगा में सर्वनाम कौन सा है? भी वह कलकत्ता जाएगा में कौन सा सर्वनाम है? वह, कलकत्ता और जाएगा, तीनों में से बताना है कि इसमें सर्वनाम कौन सा लगा हुआ है, ये बताना है, ठीक है ना। वह
कलकत्ता, जाएगा या उपयुक्त सभी, ये बताना है। तो स्पष्ट पता चल रहा है कि यह वह लगा हुआ है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह है। इसमें सर्वनाम कौन सा लगा हुआ है? वह है। आगे प्रश्न नंबर 38 देखो। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? वीडियो के अंत तक जरूर बना करो और पूरे के पूरे क्वेश्चन लगाया करो, आपको बहुत ही अच्छे लाभदायक सिद्ध होंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखना। अब बाद में नहीं पछताना पड़े, आपको पूरी वीडियो देखकर जाना पेपर में। डेली एक दो दिन छोड़कर हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए। हमें कमेंट में बताया करो कि आपको कौन से टॉपिक पर टेस्ट चाहिए, तो उसी पर हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरी व्याख्या करवाएंगे उस प्रश्नों की भी, और पूरी की पूरी वीडियो लेके आया करेंगे प्रश्न। कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? देखो कोई कुछ मैंने बताया था ना अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई कुछ। आगे प्रश्न नंबर 39 देखो। ये प्रश्न नंबर 39 2 बार आ चुका है। देखो, आप भला तो जग भला वाक्य में इस शब्द में कौन सा सर्वनाम है इसका, ये बताना है आपने। पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक या निश्चय या अनिश्चय, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा आप भला तो जग भला। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 40 देखो। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ये तो सभी को पता है कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कब भी है और क्या भी है। कुछ क्या है? एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद।